हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज देखो हम टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको कि हिंदी में शिक्षण अभियोग्यता कहते हैं, उसका आप लोग को सेट 1 हम लेके आए हुए हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए कोई दिक्कत का बात नहीं। देख लीजिए, हिंदी मीडियम में भी मैंने करवा दिया है और इंग्लिश मीडियम में भी। तो इससे क्या होगा कि आप लोग को कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। सभी के लिए आपको यहाँ पर सेम वीडियो में ही सॉल्यूशन सारा मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 सेट कम से कम करवा दूँ आपको इसका टीचिंग एप्टीट्यूड का। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि एग्जाम में ज़्यादा आने के जो चांसेस हैं सबसे ज़्यादा, वही सारे क्वेश्चंस का सीरीज कराया जा रहा है। और एक चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ कि लर्नर्स ग्लोब जो ये यूट्यूब चैनल बना है, सिर्फ और सिर्फ बीएड के लिए ध्यान से बना है कि जो भी बच्चे टीचर आगे जाके बनना चाहते हैं, तो ये अभी आप जो मतलब कि एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके साथ साथ जब आप एंट्रेंस निकाल लोगे, एडमिशन ले लोगे, सारा चीज़ का यहाँ पे गाइड किया जाएगा और सारा चीज़ का अपडेट दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप बीएड में पढ़ने लगते हो तो वहाँ के भी नोट्स और वहाँ के भी जो इंपॉर्टेंट सीटेट हो गया, आगे के जो भी एग्जाम्स रहेंगे, सीटेट हो गया, जेटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ का यहाँ पे प्रिपरेशन करवाया जाएगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है मैं वहाँ पे करवा दे रहा हूँ। एक बात मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा डीप मज़े है टीचिंग एप्टीट्यूड में, क्योंकि देखिए 2 साल के करिकुलम में जो बीएड का है वहाँ पे आपको पढ़ना ही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो मैं यहीं करवा दे रहा हूँ, और जिनका एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत होगा, जो मुझे लगेगा कि आप लोग को बता देता हूँ ताकि याद रह जाए, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। और कोशिश कीजिए आप लोग की सारा चीज़ अब ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। अगर ध्यान से सुन लेते हो, देख लेते हो, तो कंसाइंस माइंड में चला जाता है, और कॉन्शियस माइंड में चले जाने के बाद आपको वो चीज़ भूलने में फिर टाइम लगेगा और आपको याद रह जाएगा। तो एग्जाम में आप अच्छे से टिक कर पाओगे। तो आप लोग साथ ही साथ चलते चलना, और जो भी मैं होमवर्क साथ में दूंगा तो आप लोग साथ में कॉपी जरूर निकाल के रखिएगा, वो सारे करते चलिएगा। उससे क्या होगा, प्रिपरेशन में आपको एक एज मिलेगा बाकी से, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके लिए देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड है। बाकी सब्जेक्ट का भी मैं करवाऊंगा, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, वो सारा सब्जेक्ट, ठीक है। अभी तो फिलहाल टीचिंग एप्टीट्यूड करवा रहा हूँ, तो चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड पर चलते हैं। और चैनल जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नव आभा का ये जो हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम में, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम में ही आप हमें मैसेज करके कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, तो इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्स द कैंपेनिंग, टीचिंग, लर्निंग एंड टीचिंग एड्स फॉर एडल्ट लिटरेसी। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डीपीईपी और एसआरसी। और यहाँ पे देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए कौन सा संस्थान वयस्क साक्षरता के लिए, किसके बात किया जा रहा है, वयस्क साक्षरता के लिए, है ना। और इसके लिए क्या क्या करना है, इसके लिए अभियान, शिक्षण सीखना और शिक्षण सहायक सामग्री विकसित करता है। कौन विकसित करता है, तो ये चारों ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए हुए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों के आपको सभी चीज़ें याद रखना चाहिए। तो ये आपको होमवर्क है कि सारा चीज़ का आप लोग यहाँ पे इन सभी का डिटेल्स मालूम कर लीजिएगा। जैसे एनसीईआरटी का मैं आपको बता दूँ, तो ये आपका बॉडी जो है 1961 में आपका स्थापना हुआ था, और इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है। ये नेशनल काउंसिल है, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च सेंटर, ये नेशनल काउंसिल है। और ये स्टेट के लिए काउंसिल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्टेट काउंसिल, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। और एसआरसी, ये तीनों और ये चारों, ये सबका आप लोग को डिटेल्स मालूम करके रखना है। तो अभी फिलहाल आपको यहाँ पे पूछ रहा है ये किसके अंदर आता है, तो याद रखिए ये किसके अंदर आता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आंसर भी ऑप्शन में दे दिया है, एसआरसी। 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एसआरसी। तो एसआरसी का मैं काम आप लोग को बता दूं कि ये आप लोग का प्रचार प्रसार का ही काम करता है। एसआरसी के बारे में आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। एसआरसी आप लोग का क्या होता है कि प्रचार प्रसार का काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। इनका उद्देश्य और कार्य क्या है, प्रचार प्रसार करना शिक्षा का। और फुल फॉर्म हो गया स्टेट, लिख लीजिएगा आप लोग, स्टेट रिसोर्स सेंटर, ठीक है। ये आपका इनका फुल फॉर्म हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट रिसोर्स सेंटर। इसका काम मैंने बता दिया, प्रचार प्रसार करना और विस्तार क्रियाएं, जिससे कि प्रशिक्षण का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि क्या मतलब कि प्रचार प्रसार हो सके। इसके साथ ही ये सभी जितने भी, अभी देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया कि कैंपेनिंग वगैरह ये सब जो है, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा बल देता है। साथ ही ये वयस्क साक्षरता मतलब कि एडल्ट लिटरेसी पर भी ध्यान देता है, ताकि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके, ठीक है। याद ही साथ ही ये क्या करता है, एकेडमिक या जिसको बोलते हैं एकेडमिक, मतलब कि जो आप लोगों को कक्षा में पढ़ाया जाता है, एकेडमिक एवं तकनीकी संसाधन में भी सहायता प्रदान करता है, ठीक है। साक्षरता कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाता है। तो कौन है, एसआरसी। इसके साथ ही आप लोग को बाकी ये दोनों का भी काम याद रखना चाहिए। एससीईआरटी क्या है कि ये क्या हुआ, तो एनसीईआरटी के मतलब के अंदर ही काम करता है ये बॉडी, याद रखिएगा। ये केंद्र लेवल पर काम करता है, ये स्टेट लेवल में काम करता है, इसी के अंदर बॉडी काम करता है एससीईआरटी। और एससीईआरटी क्या है कि ये आप लोग का जो एनसीईआरटी जो पब्लिश करता है बुक, जो पब्लिश मतलब कि एनसीईआरटी के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया जाता है सिलेबस का। और एनसीईआरटी किसके हिसाब से करता है, यूनेस्को, जो कि सेंट्रल
फेडरल मतलब कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसके हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि पूरा विश्व के साथ चलते चले, हमारा जो करिकुलम हो पढ़ाई का वो एक जैसा हो। तो एनसीईआरटी वहाँ से करके उसी के हिसाब से हमारा डिज़ाइन करती है एजुकेशन के लिए जो सिलेबस है, और वो फिर एससीईआरटी उसी पर जोर देते हुए सभी राज्यों में लागू करती है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखना है कि ध्यान कौन देता है, एससीईआरटी। ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, एसआरसी यहाँ पे, क्योंकि प्रचार प्रसार का बात किया गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट स्कूल इज ए कोऑपरेटिव बॉडी, किसने कहा कि, देख लीजिए ऑप्शंस भी दिया हुआ है, किसने कहा कि विद्यालय एक सहकारी संस्था है, सहकारी संस्था है, कोऑपरेटिव बॉडी है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, पेस्टोलॉजी, रायबर्न, और फिर यहाँ पे देखिए गांधी जी और रूसो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा रायबर्न, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि उन्होंने ही कहा था कि विद्यालय एक सहकारी संस्था है, स्कूल एक आपका कोऑपरेटिव बॉडी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, तो साथ साथ में इसलिए मैं करवा रहा हूँ। आगे देखिए, विच इज़ द स्टेट लेवल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर एजुकेशन। देखिए यही क्वेश्चंस मैं आपको एक बता दिया अभी, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे स्टेट लेवल काउंसिल का बात किया गया है, तो चार ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं कि राज्य स्तरीय बात किया गया है, शिक्षा के लिए अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय परिषद कौन सी, तभी मैंने बताया कि राज्य स्तरीय एससीईआरटी है और केंद्र स्तर पर एनसीईआरटी है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ कुछ याद रखना चाहिए कि कार्य क्या है एससीईआरटी के। ठीक है, तो इस एससीईआरटी का कुछ जो मुख्य कार्य है वो आप लोग याद रखिएगा कि क्या क्या है। तो ये देखिए शिक्षण, ये भी शिक्षण पर ही जोर देता है। ठीक है, और सभी को क्या करता है, शिक्षा के विभिन्न समस्याओं पर शोध भी करता है, शोध कार्य करता है। साथ ही साथ एनसीईआरटी जो काम कर दिया है वो उस पर मतलब अमल करता है। एनसीईआरटी के मतलब कि जो भी गाइडलाइंस है वो उसको अमल करवाता है सभी जगह। इसके अलावा देखिए ये क्या करता है कि शिक्षा का विकास में, जो विद्यालयी शिक्षा है, विद्यालयी शिक्षा, उसमें विकास का काम करता है। ठीक है, ताकि सभी का मतलब कि जो भी है डिज़ाइन ऐसा हो कि सभी का विकास सही से हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। पाठ्यक्रम भी आपका तैयार करना, पुस्तकों तैयार करना भी एससीईआरटी का काम आता है। ठीक है, और इसका और एनसीईआरटी का मैंने बता ही दिया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा यहाँ पे। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ईश्वरी भाई पटेल कमीशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी एजुकेशन के लिए जो कमीशन बने हुए थे, याद रखिए, कोठारी कमीशन, ईश्वरी पटेल कमीशन, ये आपको होमवर्क के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, ये भी आप लोगों को कर लेना है कंप्लीट, कब इनका स्थापना हुआ था। ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए, भारत सरकार ने किस वर्ष ईश्वरी भाई पटेल आयोग नियुक्त किया था। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कौन सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1977। याद रखिएगा, यहाँ पे 1977 में गठन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, नियुक्त हुआ था। आगे देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच इंस्टीट्यूट सुपरवाइजेज टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस एंड प्रोवाइड सुटेबल गाइडलाइंस इन डिजाइनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम्स। बोल रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूट सुपरवाइज करता है। सुपरविजन करना मतलब, सुपरवाइज करना मतलब पर्यवेक्षण करना, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं निरीक्षण करना। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि कौन सा संस्थान शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों का पर्यवेक्षण, इसी को मैं बोलता हूँ, पर्यवेक्षण करता है तथा और जिला स्तर के कार्यक्रमों को डिजाइन करने में उपयुक्त दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो यहाँ पर फिर से देखिए, डिजाइन करना, जिला स्तर पर बात हो रहा है, तो फिर से स्टेट काउंसिल का यहाँ पे हाथ रहेगा। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए, एनसीईआरटी, एसआईटी और एनआईटी। तो ये दोनों के बारे में भी आप लोग देख लेना, ये होमवर्क है आप लोग का, आप लोग जरूर कर लेना ये सारे काम। तो एससीईआरटी आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिला स्तर पर। आगे देखिए, हु होल्ड्स द मोस्ट क्रूशियल रोल इन स्कूल स्ट्रक्चर। स्कूल स्ट्रक्चर में सबसे क्रूशियल रोल किसका है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, स्कूल स्ट्रक्चर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। चार ऑप्शन दिया हुआ, स्टूडेंट, टीचर, है ना, फिर एजुकेशन कमेटी चेयरमैन और हेडमास्टर। ठीक है, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षक समिति अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानाध्यापक। देखो, क्योंकि ये प्रधानाध्यापक ही ना सभी को एक तरह से बोलते हैं कि ध्यान देता है सभी पर, मतलब कि टीचर पर भी ध्यान देता है कि वो किस तरह से शिक्षण शैली अपना पूरा शिक्षण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपना जो भी कौशल है वो अच्छे से निभा रहे कि नहीं निभा रहे, साथ ही विद्यार्थी क्या रेगुलर आ रहे नहीं आ रहे, ये सारे काम आपको प्रधानाध्यापक के अंदर में ही होता है। तो ये सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं ताकि दोनों का इंटरेक्शन अच्छा से बना रहे और सारे स्कूल की गतिविधियाँ सही तरीके से चल सके। तो प्रधानाध्यापक सबसे आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, स्कूल संरचना में, याद रखिएगा। हेडमास्टर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जिस स्कूल में हेडमास्टर ना हो वैसा स्कूल का जो मतलब जो भी कार्यशैली है वो कार्यशैली सही से नहीं होगा। ठीक है, वर्क फंक्शन जो भी है वर्क फंक्शन अच्छे से नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए, प्राइमरी एजुकेशन के बाद होता है सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब कि ये आपको माध्यमिक शिक्षा का बात किया जा रहा है और प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक शिक्षा। तो निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा सीबीएसई। क्या हो जाएगा, सीबीएसई आपका माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 8th नंबर में, द मेन पर्पस ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग है क्या, आप लोग को अभी मैं समझाऊंगा। टू करेक्ट द डिफेक्ट्स इन स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स का डिफेक्ट्स को आपको करेक्ट करना। फिर आगे देखिए टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स इन द टीचर, है ना। आगे देखिए मतलब टीचर के डिफेक्ट को बताना। आगे देखिए डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग स्किल्स ऑफ द टीचर, डेवलपमेंट करना टीचिंग स्किल में। आगे देखिए डिस्क्लोजिंग द इंस्पेक्शन डिफेक्ट्स ऑफ द हेडमास्टर के मतलब कि जो भी डिफेक्ट्स हैं उसको मतलब कि उजागर करना। आगे देखिए हिंदी में क्या होगा, सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को दोषों को ठीक करना, गुरु के दोषों को प्रकट करना, शिक्षक के शिक्षण कौशल का विकास और खुलासा करना। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। यहाँ पे डिस्क्लोजिंग दे, यहाँ पे हेडमास्टर लिख देना। ये वाला जो है ना गुरु के दोषों को प्रकट करना, यहाँ हो जाएगा कि प्रधानाध्यापक के दोषों को प्रकट करना। फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रधानाध्यापक के दोषों को प्रकट करना यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग समझिए, थोड़ा सा खुलासा करना नहीं होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस में कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण है क्या, माइक्रो टीचिंग है क्या, तो कोई एक स्किल का टीचर यूज़ करे। ठीक है, और एक स्किल मतलब कौशल, एक कौशल का यूज करे, शिक्षण कौशल का यूज करे, और किसी समय इकाई में या किसी समय यूनिट में, किसी यूनिट टाइम में क्या करे, किसी एक टॉपिक को क्या करे, अच्छे से अलग अलग वही कौशल में थोड़ा सा बदलाव कर करके समझाने का कोशिश करे। उसी को हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। तो इससे क्या होता है कि वो टॉपिक अच्छे से समझ में आता है, और टीचर भी क्या करता है, हिट एंड ट्रायल करता है, ताकि उसको पता चल सके कि कौन से तरीके से ये कौशल जो स्किल है मेरा काम किया अच्छे से। ठीक है, तो अदल बदल जो करता है ना, उसी को हम लोग सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं, किसी एक कौशल में ही। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे शिक्षण शैली का बात हो रहा है। ठीक है, शिक्षण शैली में याद रखिएगा, जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम दो तो ऐसे क्वेश्चन को मतलब कि टिक करना जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे। तो ठीक है, तो ये आपको दोषों को ठीक करना यहाँ से ठीक नहीं है, दोषों को प्रकट करना ये भी काम का नहीं है, लेकिन शिक्षक के शिक्षण कौशल का विकास हाँ यही होगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट होता है आपके हिट एंड ट्रायल से, और आप खुद वो चीज़ सीखते हो, ना चीज़ ये से सिखाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3rd ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग स्किल्स ऑफ द टीचर। चलिए, ऑप्शन नंबर 3rd सही था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन जो ऑप्शन लगेगा वही आपको सही करना है, जो आपको लगेगा कि हाँ ये ज़्यादा मतलब कि अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो रोल इन क्लासरूम एक्टिविटी, बोल रहा है कि क्लासरूम एक्टिविटी में किसका कोई रोल नहीं है। तो निम्नलिखित में से किसकी कक्षा गतिविधियों में कोई भूमिका नहीं होती है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एडमिशंस एंड विड्रॉल्स रजिस्टर, प्रोग्रेस कार्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, द स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है, हिंदी में देखिए प्रवेश और निकासी रजिस्टर, प्रगति कार्ड, संचयी रिकॉर्ड और छात्र की उपस्थिति रजिस्टर। तो याद रखिए कि ये सारे चीज़ में से ये तीनों तो आपका जो दिख रहा है प्रगति कार्ड, ये तो आपका उसी से रिलेटेड हो गया कि बच्चे का आपको दिख रहा है कि कैसा वो अपने आप में इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो ये तो ठीक है। संचयी रिकॉर्ड भी हो जाएगा, क्योंकि संचयी रिकॉर्ड में भी पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने आगे अपने साल भर के काम में या रिकॉर्ड में काम किया है। आगे देखिए छात्र की उपस्थिति रजिस्टर भी बता देता है कि छात्र ने किस तरह से अपना साल भर का मतलब समय दिया है, अब कितना स्कूल आया नहीं आया, तो ये सारे आपको स्कूल की गतिविधि को दिखा रहा है। लेकिन ये देखिए प्रवेश और निकासी रजिस्टर से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितने बच्चे प्रवेश एडमिशन लिए थे, कितने बच्चे बाहर गए। ठीक है, तो ये आपका एडमिशन एंड विड्रॉल्स रजिस्टर यहाँ पे इसके अंदर नहीं आएगा, तो 9th का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 1 ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रवेश और निकासी रजिस्टर। याद रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लॉजिकली ज़्यादा सॉल्व कीजिए, तभी आप लोग लॉजिक अपना डेवलप कर पाओगे, ज़्यादा टिक कर पाओगे। याद रखिएगा ये सारी चीज़। ठीक है, अब ये देखिए, ये फैक्ट बेस्ड है, तो ये भी मैंने बताया था कि ये सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो, और स्टेटमेंट बेस्ड मैंने बताया था, किसने बताया कि विद्यालय एक सहकारी संस्था, तो वो स्टेटमेंट बेस्ड हो गया और ये फैक्ट बेस्ड हो गया। ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग कर लेते हैं, और अगर बाकी से अगर आप 5 क्वेश्चंस भी ज़्यादा एग्जाम में करके आते हो, तो याद रखिए ये 5 क्वेश्चन से आपका एक नंबर से मैंने बताया था ना कि 1 नंबर से आपका रैंक कितना आगे चला जाता है, 1 नंबर से आपका रैंक 1000 आगे चला जाता है, 2000 आगे चला जाता है, 5 नंबर से आप याद रखिए कि 10,000 रैंक का भी डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस मतलब कि ला देगा। तो याद रखिए कि जितने फैक्ट्स बेस्ड हैं, स्टेटमेंट बेस्ड हैं, वो सारे आप लोग को कैसे याद होंगे, तो ये वीडियो अगर ध्यान से देखोगे और उसको फिर से एक बार रिवीजन करोगे तो रिवीजन करना एग्जाम के टाइम में, लेकिन अभी आप लोग देखते चलो, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना यार, जितने भी लोग देख रहे हो आप लोग। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। फिर से बता रहा हूँ, कंटेंट में किसी भी तरह का दोहराया नहीं होगा, सभी अच्छे दिए जाएंगे कंटेंट। तो व्हाट इज द एजुकेशन कमीशन अपॉइंटेड इन विच एजुकेशन कमीशन अपॉइंटेड, ये होगा कि 1958। तो देखिए कौन कौन सा दिया हुआ है, ये सारे कमीशन के बारे में होमवर्क में दे रहा हूँ कि सभी का आप लोग कब अपॉइंटेड हुआ और क्या क्या किसके लिए हुआ, ये आप लोग को देख लेना है। सभी का होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या दिया हुआ है देख लीजिए, सारे ऑप्शन सभी का है ना। हिंदी मीडियम वालों को मैं देख लेता हूँ। 1958 में नियुक्त शिक्षा आयोग क्या है, क्या कौन है, वही चीज़। ठीक है,
तो सार्जेंट कमीशन, कोठारी आयोग, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार आयोग और दुर्गा बाई देशमुख शिक्षा आयोग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, दुर्गा बाई देशमुख शिक्षा आयोग। ठीक है, तो ये फैक्ट बेस्ड आप लोग को याद कर लेना है। हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन टीचिंग, ठीक है, बोल रहा है कि पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं, शिक्षण में भाग लेने वाले कौन हैं, शिक्षक, छात्र, शिक्षक और छात्र दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, और छात्र और समाज। तो यहाँ पे देखिए टीचर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। तो याद रखिए कि आप लोग आगे जाके पढ़ोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल टीचिंग वेरिएबल में पढ़ोगे, ठीक है, और जो दोनों में इंटरेक्शन होता है वो आपका हो गया, जो सामंजस्य पैदा होता है वो हो गया। तो याद रखिए स्वतंत्र चर जिसको कि हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर हो गया अस्वतंत्र चर या फिर डिपेंडेंट मतलब निर्भर जो मतलब कि चर है, ठीक है, या डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका हिंदी में इंग्लिश में हो गया। तो ये दोनों आप लोगों को क्या होगा, स्वतंत्र कौन होते हैं, टीचर्स होते हैं। टीचर्स क्या होता है, अगर आपको पूछेगा ना कि कोई इंडिपेंडेंट टीचर मतलब कि वेरिएबल कौन है टीचिंग में, तो हो जाएगा टीचर, लेकिन वही बोलेगा डिपेंडेंट तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो पढ़ाएंगे यही वो पढ़ेंगे। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हो गए, और ये हो गया डिपेंडेंट मतलब उस पर निर्भर है, जो चीज़ पढ़ाएंगे वही पढ़ेंगे ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि पार्टिसिपेंट्स कौन है, तो पार्टिसिपेंट्स दोनों होते हैं, और दोनों के बीच में सामंजस्य होता है, दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है। तो दोनों के बीच इंटरेक्शन हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। याद रखिए कि बिना स्टूडेंट के पढ़ाई नहीं होगा, बिना टीचर के पढ़ाई नहीं होगा, दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। तो शिक्षक और छात्र ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट इज द लर्निंग मेथड दैट पॉइंट्स आउट द एरर्स एंड रेक्टिफाइज देम इमीडिएटली। बोलता है कि कोई भी जो भी एरर्स है उसको पॉइंट आउट तुरंत करता है और उसको तुरंत रेक्टिफाई भी कर देता है। तो ऐसा कौन सा लर्निंग मेथड है, तो बोलता है सीखने की कौन सी विधि है जो त्रुटियों को इंगित करता है और साथ ही तुरंत ठीक कर देता है। तो 4 आपको यहाँ पे मेथड दिया हुआ है, देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। डिस्कशन मेथड दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर मेथड दिया हुआ है, ह्यूरिस्टिक मेथड दिया हुआ है ना। फिर आगे देखिए प्रोग्राम्ड लर्निंग दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिए कि डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ टॉपिक को डिस्कशन करते हैं, लंबे वे में उसको क्या करते हैं हम लोग, व्याख्या करते हैं, उसी को बोलते हैं डिस्कशन। देखिए व्याख्यान, चर्चा पद्धति, व्याख्या, वही कोई भी चीज़ को विस्तार में बताना, ठीक है, और सभी चीज़ जो भी पहलू हैं, जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना। आगे देखिए क्वेश्चन आंसर मेथड क्या होता है कि आप क्वेश्चंस एराइज करते हो, क्वेश्चंस एराइज करने के बाद क्या होता है कि उसी क्वेश्चंस एराइज करते जाते हैं और बच्चे उसका जवाब देते जाते हैं। आप क्वेश्चन करते जाओगे, बच्चे जवाब देंगे, और जो टॉपिक है आप उनके मुंह से निकलवाओगे। जैसे अभी देखो, मैं आपको पूछूंगा कि भोजन के बारे में पढ़ाई करवाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या पूछेंगे, आप लोग या सारे किसान के बारे में पढ़ाना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, किसान के लिए पढ़ाना है। तो हम लोग क्या पूछेंगे बच्चे से कि आप लोग सुबह क्या खा के आए हो, तो वो लोग बोलेंगे कि हम लोग क्या खा के आए हैं, हम लोग खाना खा के आए। तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, खाना को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो भोजन। तो आप लोग ये पूछेगा कि ये भोजन कहाँ से आता है, तो वो बच्चे बोलेंगे खेत से आता है, ठीक है। फिर आप लोग बोलोगे कि ये खेत में मतलब कि भोजन उपजाने का काम कौन करता है, तो वो खुद बोलेंगे किसान। तो देखिए आपको पढ़ाना था किसान टॉपिक, लेकिन वो किसान टॉपिक बच्चों को लगेगा कि सर बुक से नहीं बता रहे हैं, बल्कि हम लोग से पूछ के हम ही से, मतलब कि जो हम लोग को जानना चाहिए था किसान, उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। और उनको लगेगा कि नहीं कि किताब का ये टॉपिक है, और आप उनसे खुद निकलवा लिए कि किसान टॉपिक पर आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो उनसे बच्चों से ये निकलवा लेना कि कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन आंसर मेथड में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए ह्यूरिस्टिक मेथड, ये आपका हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया आपका अनुमानी विधि, ठीक है, अनुमान विधि। और ये लास्ट में हो गया प्रोग्राम लर्निंग। तो यहाँ पे रेक्टिफाइज जो तुरंत करता है वो प्रोग्राम लर्निंग के अंदर आता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4, जो तुरंत आप लोग को जो भी है पॉइंट आउट करेगा एरर्स और बाद में उसको तुरंत सुधार देता है, वही होता है प्रोग्राम लर्निंग, तो कि तुरंत गलत को पकड़ लेता है। प्रोग्रामिंग इसीलिए किया ही जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कौन सा यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं आता है। ऐसे राइटिंग, कंपटीशन, डिबेटिंग, कंपटीशन, होमवर्क और एक्सकर्शन। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में क्या दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्येतर गतिविधियों का हिस्सा नहीं है। निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, होमवर्क और भ्रमण। तो ये आपको पूछ रहा है कि कौन सा आपका पाठ्येतर गतिविधि में मतलब कि यहाँ पे हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा होमवर्क। बाकी सारे चीज़ में क्या होता है पाठ्येतर गतिविधि है, लेकिन होमवर्क में क्या होता है कि आप जाके बच्चे घर से बना के लाते हैं, तो वो पाठ्येतर गतिविधि में नहीं आता है। ये सारी चीज़ आती हैं, ठीक है। आगे देखिए, वेयर इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, बेंगलोर, कर्नाटका, हैदराबाद। तो ये आसान क्वेश्चन है, तो ये ओपन यूनिवर्सिटी भी आप लोग को पता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, नई दिल्ली। याद रखिएगा नई दिल्ली में है, ठीक है।
चलो 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोलता है हु हेल्प टू कैटेगराइज द पीपल एज एक्सट्रोवर्ट्स, इंट्रोवर्ट्स एंड एम्बिवर्ट्स। यहाँ पे पर्सनालिटीज़ का बात हो रहा है। तो पर्सनालिटी का आप लोग को पता होगा कि जो भी ह्यूमन होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, किसी को भी फ्रेंड बना लेते हैं। इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो जल्दी फ्रेंड नहीं बना पाते और अपने में रहते हैं। एम्बिवर्ट हो गया जो दोनों के नेचर का मतलब समावेश जो होता है, दोनों का मतलब कि 50-50 समझ लो, जो भी है वो आप लोग बोलोगे कि दोनों का समावेश रहता है। तो ये क्या होते हैं कि जल्दी फ्रेंड किसी को नहीं बनाते और बहुत ज़्यादा शांत भी नहीं रहते, बल्कि ये जैसा बिहेव करना चाहिए वो वैसे ही बिहेव करते हैं। और जो इनको अच्छा लगता है उन्हीं से इंटरेक्शन करते हैं, जिनसे अच्छा नहीं लगता इंटरेक्शन नहीं करते। तो देखिए बेनेट यंग कौन ये बताए थे कि हु हेल्प टू कैटेगराइज कौन किया था इस तरह से? तो बेनेट ने किया था, यंग ने किया था, सेल्डन ने किया था या रूसो ने किया था। पर्सनैलिटीज़ के हिसाब से यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हिंदी मीडियम में देख लीजिए कि बहिर्मुखी इसको बोला जाता है जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, अंतर्मुखी जो कम बात करते हैं, वहमुखी जो काम के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, वर्गीकृत करें किसने मदद की? बेनेट। युवा यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे यंग होगा। ठीक है, यंग, क्योंकि यंग लिखना है ना इंग्लिश में, तो यंग होगा। तो बेनेट, यंग, सेल्डन, रूसो, तो ऐसा किसने कहा था? तो यंग ने कहा था। याद रखिएगा, यंग ने पर्सनैलिटीज़ के हिसाब से बांटा था। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह स्टेटमेंट बेस्ड है तो याद रखिएगा, फैक्ट बेस्ड है। हु डिवाइडेड पीपल इनटू 3 काइंड्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ देयर फिजिक। देखो फिजिक के हिसाब से अगर कौन, यही फिर 4 ऑप्शन है, फिर से वही बेनेट, यंग, सेल्डन और पेस्टोलॉजी। तो ये अगर फिर से पूछ रहा है, लेकिन फिजिक के हिसाब से पूछ रहा है। देख लीजिए किसने लोगों को उनके शरीर के आकार के हिसाब से 3 प्रकार में विभाजित किया है। तो 4 ऑप्शन में कौन से सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जो शरीर के हिसाब से बांटा है सेल्डन। ऊपर में किससे हिसाब से था वो याद रखना, और यहाँ पे शरीर के हिसाब से, ऊपर में किसके बाद? पर्सनैलिटी के हिसाब से। तो दोनों में अंतर है। हु इज एफ फ्लैंडर्स? एन फ्लैंडर्स कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ एनसीटी है, डिजाइनर ऑफ टीचिंग मटेरियल्स है, एन एजुकेशनलिस्ट हु एनालाइज द इंटरेक्शंस इन क्लास, प्रेसिडेंट ऑफ द इवोल्यूशन कमिटी। तो ये आपका है क्वेश्चन कि हु इज एन फ्लैंडर। तो एन फ्लैंडर कौन है? देख लीजिए, एनसीटी के अध्यक्ष हैं, शिक्षण सामग्री के डिजाइनर हैं, एक शिक्षाविद जिसने कक्षा में अंतःक्रियाओं का विश्लेषण किया, और मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष। 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा, एक शिक्षाविद जिसने कक्षा में अंतःक्रियाओं का विश्लेषण किया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, एन एजुकेशनलिस्ट हु एनालाइज द इंटरेक्शंस इन क्लास। चलिए आगे देखिए, विच टूल्स कॉम्प्लीमेंट द टीचर्स वर्ड्स। बोलता है कि कौन से उपकरण शिक्षक के शब्दों के पूरक हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए, टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान्स, टीचिंग एड्स और टीचिंग मेथड्स। तो टीचिंग एड के अंदर सारे चीज़ आ जा रहे हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य योजनाएं, शिक्षण सहायक सामग्री और फिर शिक्षण विधियाँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18th का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। ठीक है, चलिए तो देखिए गाइज, मैंने आप लोग को आज सेट 1 में 18 क्वेश्चंस करवाए हैं, लगभग 18 क्वेश्चंस करवाए हैं, बहुत ही अच्छे से करवाया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी सीरीज़ चाहिए आप लोग को मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो अपने दोस्तों को शेयर कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कर लीजिए, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में 2 हमारे चैनल हैं, इंस्टाग्राम में 2 हम आपके ID मिल जाएंगे, दोनों को फॉलो कर लेना। लर्नर्स ग्लोब ये नया है, LEARNR जो चैनल का नाम है, लर्नर्स ग्लोब, कहीं पे भी स्पेस नहीं है, लर्नर्स और GLOBE ग्लोब, और एक है नवाभा। दोनों इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लीजिए। नवाभा पुराना ID है, यहाँ पे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो ये वाला और ये वाला लर्नर्स ग्लोब और नवाभा दोनों आप लोग के इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लेना है, और टेलीग्राम से जुड़ जाना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है आप लोग को, अगर पूछोगे तो। चलिए, क्योंकि कुछ लोग टेलीग्राम में जुड़ना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, सभी अपडेट और जानकारी के लिए जितना भी अपडेट आएगा, जो भी वैकेंसीज़ का अपडेट है और जो भी डिटेल्स चाहिए, और साथ ही साथ वैकेंसीज़ के साथ साथ नोट्स हो गए, क्लासेस की तैयारी हो गई, सारे यहाँ पे चैनल पे कराया जाएगा। तो लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोग, जो भी आप देख रहे हैं। तो यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा लर्नर्स ग्लोब, और ये देखिए इंस्टाग्राम ID हमारा 2 है, लर्नर्स ग्लोब और नवाभा, दोनों को फॉलो जरूर कर लेना। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आप लोग जो भी अपडेट है मिल जाता है, साथ ही आप वहाँ पर हमसे बात भी कर सकोगे। और आगे देखिए, टेलीग्राम ग्रुप का नाम देख लीजिए, लर्नर्स ग्लोब नाम से सर्च कीजिएगा और जुड़ जाइएगा, और लिंक भी मैंने दे दिया है, तो लिंक से भी जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और मतलब कि सेशन के साथ और कोई नेक्स्ट सेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।